नमस्कार। चलिए आज ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया के एक बहुत ही अहम हिस्से को समझते हैं, फाइल सिस्टम इंटरफेस। कभी सोचा है कि हमारे कंप्यूटर की हजारों लाखों फाइलें, चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई प्रोग्राम हो या कोई फोटो, आखिर कैसे स्टोर होती हैं? उन्हें कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है और कैसे उन्हें सुरक्षित रखा जाता है? इन सब के पीछे फाइल सिस्टम का ही हाथ है। तो आइए आज इस बेहद दिलचस्प दुनिया की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम अपनी बात शुरू करेंगे फाइल की बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से कि आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक फाइल का मतलब क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि इन फाइलों के अंदर के डेटा तक पहुंचा कैसे जाता है और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके बाद हम डायरेक्टरी की दुनिया में जाएंगे, यानी वो सिस्टम जिससे करोड़ों फाइलों को ऑर्गेनाइज किया जाता है। पहले सिंपल तरीके देखेंगे और फिर एडवांस्ड वाले। और आखिर में हम बात करेंगे शेयरिंग और प्रोटेक्शन की, जो ये तय करता है कि कौन किस फाइल को देख सकता है और कौन। तो चलिए अपनी चर्चा की नींव रखते हैं। किसी भी जानकारी को स्टोर करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमें जो सबसे बुनियादी चीज देता है वो है फाइल। हर चीज इसी के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि असल में ये है क्या। देखिए, हम लोगों के लिए तो एक फाइल का मतलब एक वर्ड डॉक्यूमेंट, एक तस्वीर या कोई गाना हो सकता है, पर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक एब्स्ट्रैक्शन है। इसका मतलब ये है कि ये हार्ड डिस्क जैसी नॉन वोलेटाइल डिवाइस की मुश्किलों को हमसे छुपा लेता है। नॉन वोलेटाइल का सीधा सा मतलब है कि पावर बंद होने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है, उड़ता नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें बस एक सीधी सादी लॉजिकल फाइल दिखाता है, जबकि पर्दे के पीछे वो बिट्स और बाइट्स को असल में हार्ड डिस्क पर कहाँ रखना है, ये सब खुद मैनेज करता है। अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है मेटा डेटा, यानी डेटा के बारे में डेटा, जो हर एक फाइल के साथ जुड़ा होता है। ये सिर्फ फाइल का नाम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम हर फाइल का एक यूनिक पहचान नंबर, उसका टाइप जैसे .txt है या .jpg, डिस्क पर उसकी सही लोकेशन, उसका साइज और सबसे ज़रूरी उसकी प्रोटेक्शन इन्फॉर्मेशन, यानी कौन उसे पढ़ सकता है और कौन बदल सकता है, इन सब का हिसाब रखता है। ये सारी जानकारी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में स्टोर होती है, जो कि फाइल सिस्टम का एक तरह से इंडेक्स होता है। ये वो 6 बेसिक ऑपरेशंस हैं जिनके आधार पर हम फाइलों के साथ कुछ भी करते हैं। क्रिएट एक नई फाइल के लिए जगह बनाता है। राइट और रीड तो नाम से ही जाहिर हैं, डेटा को फाइल में डालना और निकालना। रीपोजिशन या सीक हमें फाइल के अंदर किसी खास जगह पर सीधे जाने की सहूलियत देता है, जो रैंडम एक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। डिलीट फाइल को हटा देता है और ट्रंकेट फाइल को खाली कर देता है, पर उसके एट्रीब्यूट्स को बनाए रखता है। दुनिया का हर प्रोग्राम इन्हीं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो अब हम ये जान गए कि फाइल क्या है और उस पर क्या क्या किया जा सकता है। लेकिन एक बार फाइल खुल गई तो उसके अंदर का डेटा हम पढ़ते कैसे हैं? क्या हमें शुरू से लेकर आखिर तक ही पढ़ना पड़ता है या हम सीधी बीच में भी जा सकते हैं? यही सवाल हमें एक्सेस मेथड्स की तरफ ले जाता है। यहाँ 2 मेन अप्रोच हैं। पहला है सीक्वेंशियल एक्सेस, जो बिल्कुल पुराने जमाने के कैसेट टेप की तरह है। आपको अगर 5वां गाना सुनना है तो पहले 4 गानों से होकर गुजरना ही पड़ेगा। टेक्स्ट फाइलें ऐसे ही काम करती हैं। दूसरा है डायरेक्ट एक्सेस या रैंडम एक्सेस, जो एक सीडी या आज की प्लेलिस्ट जैसा है। आप सीधे किसी भी ट्रैक पर जंप कर सकते हैं। ये डेटाबेस के लिए एकदम परफेक्ट है, जहां आपको लाखों रिकॉर्ड्स में से कोई एक रिकॉर्ड तुरंत ढूंढना होता है। ये बहुत ज़्यादा तेज है, लेकिन इसे बनाना भी उतना ही मुश्किल है। यहाँ पर परफॉर्मेंस से जुड़ा एक बहुत ज़रूरी मुद्दा आता है। हार्ड डिस्क को फिक्स्ड साइज के ब्लॉक्स में बांटा जाता है। मान लीजिए 4 किलोबाइट के ब्लॉक्स। अब अगर आपकी फाइल सिर्फ 1 किलोबाइट की है तो भी उसे पूरा का पूरा एक 4 किलोबाइट का ब्लॉक दे दिया जाएगा। तो बाकी के 3 किलोबाइट क्या हुए? बर्बाद। इसी को इंटरनल फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। ये छोटी छोटी बर्बाद हुई जगह जब लाखों फाइलों में जुड़ती है तो बहुत सारी कीमती स्टोरेज बेकार हो जाती है। अच्छा, अब हमारे पास फाइलें तो हैं, पर उन्हें ऑर्गेनाइज कैसे करें? एक आम कंप्यूटर में लाखों फाइलें हो सकती हैं। अगर उन सबको एक ही जगह डाल दिया जाए तो ये एक डिजिटल कबाड़ खाना बन जाएगा। इसी समस्या को सुलझाने के लिए डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। सबसे आसान तरीका है सिंगल लेवल डायरेक्टरी, यानी एक ही बहुत बड़ा फोल्डर और सारी की सारी फाइलें उसी के अंदर। ये सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इससे एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, नाम का टकराव। आप एक ही नाम की 2 फाइलें नहीं रख सकते। जाहिर है, ये तरीका ज्यादा फाइलों के लिए बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। अगला कदम है 2 लेवल डायरेक्टरी। इसमें हर यूजर को अपना एक अलग प्राइवेट फोल्डर, जिसे यूजर फाइल डायरेक्टरी या UFD कहते हैं, मिल जाता है।
इससे नाम के टकराव की समस्या तो हल हो गई, क्योंकि दो अलग-अलग यूजर्स अपनी अपनी डायरेक्टरी में एक ही नाम की फाइल रख सकते हैं। पर अब एक नई मुश्किल आ गई, फाइलों को आपस में शेयर करना बहुत कठिन हो गया। और फिर आता है वो तरीका जो आज के लगभग सभी सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, ट्री स्ट्रक्चर्ड डायरेक्टरी। इसमें एक मेन रूट डायरेक्टरी होती है और उसके अंदर हम और डायरेक्टरी बना सकते हैं, जिन्हें सब डायरेक्टरी कहते हैं। फिर उन सब डायरेक्टरी के अंदर और भी, और इस तरह एक पेड़ जैसी संरचना बन जाती है। ये हमें फाइलों को लॉजिकली ग्रुप करने की आज़ादी देता है। यहीं से एब्सोल्यूट पाथ, जो रूट से शुरू होता है, और रिलेटिव पाथ, जो करंट डायरेक्टरी से शुरू होता है, का कॉन्सेप्ट भी आता है। ट्री स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, पर इसकी एक लिमिट है। एक फाइल या फोल्डर सिर्फ एक ही जगह पर हो सकता है। पर सोचिए, अगर किसी एक प्रोग्राम को दो अलग अलग यूजर्स को इस्तेमाल करना हो और दोनों उसे अपनी अपनी होम डायरेक्टरी से एक्सेस करना चाहें तो प्रोग्राम की दो कॉपी बनाना तो स्टोरेज की बर्बादी है। हमें इससे बेहतर तरीका चाहिए। इसका हल है लिंक्स, या जिन्हें हम आम भाषा में शॉर्टकट कहते हैं। एक लिंक असल में एक पॉइंटर होता है जो किसी दूसरी फाइल या डायरेक्टरी की तरफ इशारा करता है। इससे एक ही फाइल, जिसकी असल में डिस्क पर एक ही कॉपी है, डायरेक्टरी ट्री में कई जगहों पर दिखाई दे सकती है। इससे एक एसाइक्लिक ग्राफ स्ट्रक्चर बनता है। पर यहां एक खतरा भी है। क्या होगा अगर कोई लिंक एक साइकिल बना दे, मतलब एक डायरेक्टरी अपने ही किसी पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर दिखने लगे? साइकिल एक बहुत बहुत बड़ी समस्या है। सोचिए, एक प्रोग्राम है जो एक एक करके आपके सारे फोल्डर्स को स्कैन कर रहा है। अगर वो ऐसे किसी साइकिल में फंस गया तो वह हमेशा के लिए उसी में गोल गोल घूमता रहेगा और कभी अपना काम खत्म ही नहीं कर पाएगा। इसी वजह से ज्यादातर फाइल सिस्टम्स को ऐसा बनाया जाता है कि उनमें साइकिल बन ही ना पाएं। कुछ सिस्टम्स जनरल ग्राफ की इजाज़त देते हैं जिसने साइकिल हो सकते हैं, लेकिन इससे निपटने के लिए उन्हें गार्बेज कलेक्शन नाम की एक प्रक्रिया की ज़रूरत पड़ती है। ये एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम है जो समय समय पर पूरे फाइल सिस्टम को स्कैन करता है ताकि ऐसी फाइलों को ढूंढकर डिलीट किया जा सके जिनका अब कोई लिंक नहीं बचा है। ये प्रक्रिया बहुत धीमी और सिस्टम पर भारी पड़ सकती है, इसीलिए ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम्स इससे बचते हैं। फाइलों को ऑर्गेनाइज करना तो आधा ही काम है। एक ऐसे माहौल में जहां एक ही कंप्यूटर को कई लोग इस्तेमाल करते हैं, हमें यह भी कंट्रोल करना होता है कि कौन किस फाइल को एक्सेस कर सकता है। आखिरकार कोई भी नहीं चाहेगा कि उनकी पर्सनल फाइलें कोई और पढ़ ले या डिलीट कर दे। यहीं पर प्रोटेक्शन और एक्सेस कंट्रोल की भूमिका आती है। एक्सेस कंट्रोल सिर्फ एक्सेस है या एक्सेस नहीं है से कहीं ज्यादा है। हम बहुत बारीकी से परमिशन तय कर सकते हैं। जैसे, क्या कोई यूजर फाइल को सिर्फ पढ़ सकता है पर उसमें कुछ लिख नहीं सकता? क्या वो फाइल के आखिर में कुछ जोड़ सकता है पर पुरानी चीजों को बदल नहीं सकता? क्या वो किसी प्रोग्राम को चला सकता है पर उसका कोड नहीं देख सकता? ये बारीक कंट्रोल ही मॉडर्न सिक्योरिटी की नींव है। इसे लागू करने का एक आम तरीका है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट या ACL का इस्तेमाल करना। हर फाइल या डायरेक्टरी के साथ एक लिस्ट जुड़ी होती है जो बताती है कि किस यूजर या यूजर ग्रुप के पास क्या-क्या परमिशन है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, ग्रेग, जो फाइल का मालिक है, उसे पूरा एक्सेस है। स्टाफ ग्रुप के लोग सिर्फ पढ़ सकते हैं और बाकी किसी को कोई एक्सेस नहीं है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये स्क्रीनशॉट देखिए, ये मैक OS X का गेट इन्फो विंडो है। आप साफ साफ 3 क्लासिक यूनिक स्टाइल कैटेगरीज देख सकते हैं। ओनर यानी मालिक, ग्रुप यानी यूजर्स का एक ग्रुप, और एवरीवन यानी बाकी सब। हर एक के लिए अलग अलग पढ़ने और लिखने की परमिशन सेट की जा सकती है। तो संक्षेप में कहें तो फाइल सिस्टम एक बहुत ही शक्तिशाली एब्स्ट्रैक्शन है। यह हार्ड ड्राइव की मुश्किल लो लेवल डिटेल्स को हमसे छुपाता है और हमें फाइलों और फोल्डरों की एक साफ सुथरी ऑर्गेनाइज्ड दुनिया देता है। ये हमें उन्हें व्यवस्थित करने, उन्हें शेयर करने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए टूल्स देता है। ये सभी मॉडर्न कंप्यूटिंग के लिए बेहद जरूरी काम है। और ये हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। फाइल और फोल्डर का ये जो पेड़ जैसा मॉडल है, ये दशकों से हमारे साथ है। लेकिन आज की दुनिया में, जहां डेटा अक्सर बिना किसी स्ट्रक्चर के और आपस में बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ होता है, क्या ये अब भी सबसे अच्छा मॉडल है? क्या टैग बेस्ड सिस्टम या डेटाबेस पर आधारित फाइल सिस्टम जैसी चीजें आखिर में इसकी जगह ले सकती हैं? ये एक खुला सवाल है जिस पर आज ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर्स काम कर रहे हैं।